कार्बाइड डालते हैं। अभी जैसे आम का सीजन आ रहा है, सारे आम जो बाजार में आते हैं वो एक केमिकल से पकाए जाते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। तो वो बहुत बड़ा जहरीला होता है वो। इसी तरह से और भी हम काफी फोटो वीडियोस देखते हैं, भाई इसको इसको ये इंजेक्शन लगा के पकाया है, इसमें ये रंग डाला हाँ है। हाँ हाँ। हर तरह की मैल प्रैक्टिस आ गई है, अडल्टरेशन आ गया है खाने में। तो ये सब आया क्यों, कहाँ से आया? इसका भी कारण यही है कि 50-60 साल पहले तक हमको हमारे खाने के बारे में 3 अहम सवालों के जवाब पता थे। पहला सवाल कि खाना कौन उगा रहा है, दूसरा सवाल कि कहाँ उगाया जा रहा है, और तीसरा सवाल ये कैसे उगाया जा रहा है। ये तीनों सवाल के जवाब जो हैं ये हमने कहीं ना कहीं पिछले 50 साल में खो दिए। जैसे जैसे खाना हमसे दूर गया, ये सवाल खो गए। तो अर्बन फार्मिंग की जरूरत इसलिए हो जाती है जब जब हम शुरू करते हैं अपना खाना उगाना, जब हम पहला पौधा उगाते हैं अपने घर में, अपने आंगन में एक टमाटर उगाते हैं या एक पालक उगाते हैं, हमको तुरंत ये रियलाइज होता है कि इस पौधे के बारे में हमको ये सवालों के जवाब पता है। और जब वो सब्जी हम खाते हैं तो उसका अंतर भी हमको नजर आता है, क्योंकि उसका जो खाने का जो स्वाद है, उसका जो खाने की फीलिंग है वो एक अलग ही होती है। तो जब आपको ये फीलिंग आती है तो आपके मन में दूसरा सवाल उठता है कि अरे अगर ये इतना अच्छा हो सकता है तो बाकी सब जो भी मैं खा रहा हूँ वो भी और अच्छा हो सकता है। तो मुझे उनके बारे में ये 3 सवालों के जवाब की जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब हम खुद की खेती अर्बन एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे हम एक रास्ते पे निकल जाते हैं जहाँ से हमारे घर का खाना, हमारी फैमिली का खाना सुधरने लग जाता है। बहुत बहुत ये तो ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ आपने दी ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੱਟ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਉਗਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਰਬੂਜ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰੇਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਕਿਨੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਗਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਪਿਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਸਬਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਸਬਜੀ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵਰਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। स्टेप्स ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी होएगी। तो आप शो ਨੂੰ लेके आगे चलते हैं। कपिल जी, आप हमें ये बताइए कि इसको स्टार्ट करना कैसे, किचन गार्डनिंग और अर्बन अपने गार्डन सेटअप कैसे करें, स्टेप्स क्या हैं इसके? बिल्कुल। तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ उगाते हैं तो उसके बारे में हमको पहले 3-4 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जी सबसे जो जो मेन 2-3 चीज़ें हैं, एक तो है धूप, ठीक है? हर सर, पौधे आप को कोई विजुअल्स भी शेयर करना चाहते हैं कोई? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहूँगा। कैसे करेंगे हम? हाँ, मैं जूम पे स्क्रीन आप स्क्रीन शेयर कर दें और उसको हाँ, चला दें, वो चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पे चला जाता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर आपका फ्लो तो मैं तो वैसे ही पूछ लिया भी, अगर आपके पास कुछ शो करने के लिए, साथ में आप बातचीत करते रहें। जी, जी। तो हाँ तो जी। मैं बातें करता रहता हूँ साथ-साथ में। सबसे पहला जो आपको जानना होता है वो है धूप। कोई भी पौधा अगर हम उगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है, उसको धूप की ज़रूरत होती है। तो हाँ जी। जो भी हम जगह में उगाएं, चाहे वो छत पे हो या बालकनी में हो या फिर अ, किसी ज़मीन पे हो, हमको ये खास असेस करना है कि भाई यहाँ पर धूप आती है या नहीं आती है। हम्म। ये पहली बात होएगी। और दूसरी बात होती है फिर कि भाई जगह, हमको कितनी जगह मिल रही है। आपके पास बालकनी है, आंगन है। अगर अगर आंगन है, जैसे फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है, तो सबसे बेस्ट तो वही रहता है, क्योंकि उसमें जो उगाने का जो सामान का खर्चा है वो बहुत कम आता है। अगर हम छतों पे उगाते हैं तो काफ़ी कंटेनर वगैरह लाने पड़ते हैं, मिट्टी लानी पड़ती है, कुछ ट्रे लगानी पड़ती है जिससे जिससे कि सीपेज ना हो। मैं वो एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं वो वीडियो दिखाते दिखाते भी समझा सकता हूँ क्या हाँ जी सामान। सर, आप आपके पास एक बटन है आपके नीचे हाँ, जूम पे ही, हाँ, हाँ। शेयर स्क्रीन करके। जी, जी। ठीक है, हाँ तो मैं वो वीडियो शुरू कर देता हूँ। हाँ जी प्लीज। जी।
आप मीनवेल कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ लुधियाना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली, पटियाला, मुक्तसर साहिब से, बेंगलोर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, यहाँ तक के लोग और जुड़ चुके हैं, और कईयों ने लिखना बाकी है, मैंने उनसे पूछा है। और जो लोग आवाज सुन रहे हैं मेरी, अपनी अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, इससे हमें ये अनुमान होगा कि कहाँ तक हमारी आउटरीच जा रही है, कहाँ कहाँ से लोग ये कपिल जी से सीखना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, ये काम कर रहा है शेयर स्क्रीन का? जी हाँ जी, रेडी हूँ मैं, हाँ, रेडी। रेडी बिल्कुल कर दीजिए सर। जी। सर उसको अनम्यूट कर दो वीडियो को, हाँ, अगर मैंने आप। मैंने अनम्यूट कर दिया है और मैं बातें करते करते समझा दूंगा क्या हो रहा है वीडियो में। ठीक है सर। हाँ जी। तो इसमें जो सबसे पहला जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमको पहले सबसे पहली चीज जो है, एक सूटेबल जगह ढूंढनी है। तो ये एक छत है दिल्ली में, ये गार्डन मैंने करीब आज से 5 साल पहले बनाया था। तो ये पूरा जो वीडियो एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा हमको कि एक गार्डन अगर छत पे बनाना हो तो कैसे बनाना है। तो ये जो सबसे पहली चीज जो लग रही है इसके अंदर, इसको ड्रेन ट्रे बोलते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी छत में से पानी घर के अंदर ना आए, जो सीपेज कहते हैं हम, वो ना हो। ये ड्रेन ट्रे क्या करती है, जो भी पानी नीचे से निकलता है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है ड्रेन में। तो उससे क्या है, पानी ठहरा हुआ नहीं रहता छत पे, और ठहरा हुआ पानी नहीं रहता, इसलिए फिर सीपेज नहीं होता। तो हम कभी भी छत पे उगाएं या बालकनी में उगाएं तो इस तरह से ये ट्रे लगानी, ये इसके लिए स्पेशल ट्रे आती है, ये लगानी ज़रूरी है ताकि हमारे छत के अंदर से पानी ना आए। ट्रे लगने के बाद जो नेक्स्ट होता है, हमको कुछ तरह की क्यारी बनानी है जिससे हम मिट्टी को होल्ड कर सकें। तो इस केस में हमने फाइबर की शीट यूज़ की है, लेकिन आगे मैं और फोटो दिखाऊंगा। इसमें हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम बांस को यूज़ कर सकते हैं, ईंटों को यूज़ कर सकते हैं, हम और तरह के कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा जो काम है वो है एक बक्सा बनाना, एक क्यारी बनाना, जिसके अंदर आप मिट्टी को होल्ड कर सकें। अब इसके अंदर मिट्टी होल्ड करने के लिए हमें नेक्स्ट जो है एक कपड़ा लगाएंगे। उस कपड़े के अंदर जो है, वो कपड़ा भी अगेन स्पेशल आता है, वो धूप से सड़ता नहीं है, ना वो पानी से सड़ता है। उसके अंदर आप मिट्टी भर के रख सकते हैं। और अगर पानी पानी जो है नीचे से निकल के बाहर निकल के ड्रेन ट्रे से बाहर निकल के ड्रेन में चला जाता है, जिससे कि अपने सीपेज वगैरह ना हो। तो ये जो इसको वीड मैट बोलते हैं, इस कपड़े को, ये बिछाया जाता है अंदर। फिर इसके अंदर जो है हम एक मिट्टी का मिक्सचर भरते हैं। उस मिक्सचर को हम कहते हैं पॉटिंग मिक्स। वो पॉटिंग मिक्स जो है उसके अंदर ये खास ज़रूरत है जब हम टेरेस गार्डन करते हैं, किचन गार्डन करते हैं। क्योंकि जो हमारी मिट्टी, अगर हमने कभी गमलों में उगाया है तो हमने नोटिस किया होगा कि गमले की मिट्टी बड़ी कठिन हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। तो उसको उसको मुलायम रखने के लिए, उसको ऐसा लूज रखने के लिए, जैसे कि ये है, इसमें कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि कंपोस्ट, फिर कोकोपीट आता है जो नारियल के बुरादा होता है, और वर्मी कंपोस्ट होता है, जिप्सम होता है, नीम खली होती है, मिट्टी होती है, थोड़ी सैंड होती है। तो ये 4-5 चीज़ें मिला के ये मिक्सचर बनाया जाता है, ताकि ये जो मिट्टी जो हमारे बक्से में ये करीब 8-10 साल तक मुलायम रहती है। तो ये ज़रूरी बहुत है, क्योंकि हम जब गमलों में उगाते हैं तो ये मिट्टी सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये जो इसमें मैं कर रहा हूँ, ये रस्सियाँ बांधो, ताकि हम जो जगह है उसको हम और अलग तरीके से सोच सकें कि भाई कितनी जगह में क्या उगाना है, प्लानिंग कर सकें कि भाई एक स्क्वायर में हमको ये तो एक पूरा बड़ा बक्सा है तो उसमें पूरे में 4 अलग तरह की सब्जी लगा सके, फॉर एग्जांपल। तो ये है। फिर अगला स्टेप है, इसके अंदर बीज लगाने हैं, जैसे कि दिखाया जा रहा है ये मिट्टी के अंदर। और इसके बाद ये करीब 1.5-2 महीने में पौधे बड़े हो जाते हैं, तो इस तरह के दिखते वाह। हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ककड़ी खीरा हो रहा है, भिंडी बैंगन हो रहा है, चौलाई हो रही है, टिंडा हो रहा है, ककड़ी हो रही है। वाह जी वाह सर, मैं ये आंखें खोल देने वाली आपने एक प्लानिंग बता दी है। तो जी मेरे हिसाब से जो पहला स्टेप आपने बताया था वो ड्रेन ड्रेन मैट्स, मैंने जी आज से पहले कभी नहीं सुने थे। और जो जो वीड वाला आपने वीड क्लॉथ बिछाया, जी। वो उसके बारे में आप कुछ बताइए, कहाँ से मिलता है, क्या चीज है ये? तो ये एक तरह का सिंथेटिक कपड़ा है जो सड़ता नहीं है। इसको यूवी ट्रीटेड बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो जो कपड़ा है वो धूप से सड़ता नहीं है। तो जी मेन, ठीक है। तो और इसकी अलग अलग थिकनेस, ये जीएसएम में आता है जो इसकी थिकनेस होती है। तो हम जो करीब यूज करते हैं वो 150 जीएसएम का आता है। ये किसी भी फैब्रिक जो ये सिंथेटिक कपड़े बनाते हैं उनसे मिलेगा, या तो जो लैंडस्केप का सामान बनाते हैं, लैंडस्केपिंग का, गार्डनिंग ठीक का है जी। सामान बनाते हैं, उनसे मिलेगा। ठीक है तो जी। हाँ, शायद हर नर्सरी वाला ना रखता हो, लेकिन ऐसे मिलता है ये चीज़। ठीक है तो सर। ठीक है। तो इसके बाद जो है, अब मैं तो हमने पहली बात, जैसे हमने देखा कि पहले हमको धूप देखनी है।
धूप जी के सर, जी बाद सर। हमको एक क्यारी सी बनानी है। क्यारी के अंदर फिर प्रॉपर मिट्टी बनानी है। मिट्टी वाला मैं फिर से पॉइंट रिपीट करना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जो है हमको नॉर्मल मिट्टी यूज़ नहीं करनी है जो हमारे जो बाहर होती है, क्योंकि वो मिट्टी क्या है, हार्ड हो जाएगी कुछ समय में, 2-3 महीने में। और जब हार्ड हो जाएगी तो फिर वो उसमें हम जुताई तो कर नहीं पाएँगे, क्योंकि वो बक्से जी, के अंदर है या गमले के अंदर है। तो इसको इसीलिए पहले से ही उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलानी है ताकि वो कभी हार्ड हो ही नहीं। जी सर। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट जो कि जो सूखा नारियल होता है उसके छिलके का बुरादा होता है पाउडर, ये वो मिल होता है। जाता। हाँ, वो कोई भी गार्डनिंग शॉप में मिल जाएगा। सही है। और और फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नीम खली हो गया, जिप्सम हो गया, हुँ, कुछ हुँ, हुँ। मिट्टी और सैंड भी मिला सकते हैं ताकि पानी सही अच्छे है। से ड्रेन होता रहे। तो ये 4-5 चीज़ें मिला के ये मिक्सचर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक ताकि है, इसकी ठीक है। मिट्टी हमारी सॉफ्ट रहे। इसके अलावा सर आप कुछ बताना चाहते हैं इसमें कि हाउ जैसे हम इसको कैसे करना है? इसके और भी आगे कुछ कहना चाहते हैं या आगे चलें? मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा और उस जी। फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं फिर आपको मुझे 1 मिनट लगेगा खाली वो फ़ोटोज़ खोलने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो हम तब तक अपने व्यूअर्स को पूछते हैं, उनके क्वेश्चन्स ऐसे हैं सर कि इनमें जो हमारे पास कीड़े वगैरह आ जाते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि जी। हमें मजबूरन पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है, तो क्या करें ऐसा? हम बचें कैसे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम डालने पड़ते हैं हमको हमारे पौधों में, वो पहले उसके लिए मेन अहम बात समझना ये है कि भई ये पेस्टिसाइड आते क्यों हैं? तो इसमें ये समझना है कि जब हम कोई भी पौधे को उसके सीज़न में उगाते हैं, जभी भी उसका जो वातावरण है, उसकी टेम्परेचर है, हुँ, धूप हुँ। है, जो ह्यूमिडिटी है, अगर ये उस पौधे के जो अनुकूल है उसके बराबर होगा, तो उस पौधे में कभी जनरली कीड़े आएँगे नहीं। तो जनरली कीड़े तब आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है। जैसे अभी हम सर्दियों से गर्मी में जा रहे हैं, तो हुँ, इस हुँ। समय पे क्या होता है कि जो ये मौसम बदल रहा है तो इसीलिए कई-कई पौधे उसको अडैप्ट नहीं करते और उसमें फिर कीड़े आने शुरू होते हैं। तो इस समय इस जभी भी मौसम बदलता है वो एक एक कुदरत का निशान हमको इशारा भी है कि भई इस पौधे की अब लाइफ खत्म हो रही है, अब आप अगले मौसम के पौधे लगाओ, अगली सीज़न के पौधे लगाओ। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कीड़े जो आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो पौधे का अनुकूल मौसम नहीं है आस-पास, या कोई ना कोई कंडीशन है। या तो उसको हुँ, धूप नहीं मिल रही, या पानी पानी ज़्यादा कम हो रहा है, या उसको गर्मी बहुत लग रही है, या ह्यूमिडिटी ड्राई ड्राई बहुत है एयर। तो उस पौधे की ज़रूरत क्या है उसको समझना है, और अगर उसको उसकी ज़रूरतें मिलेंगी तो जनरली उसमें कीड़े या बीमारियाँ आएँगी ही नहीं। तो सबसे पहले हमको वही उगाना है जो सीज़न में है। ये सबसे पहला सही है। प्रिंसिपल है। अगर सीज़न के बाहर उगाएँगे तो कीड़े आने का चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ का किस समय साल में कौन-सा मौसम होता है, कैसा मौसम होता है, और उसके अनुकूल क्या सब्जियाँ उगानी चाहिए, ठीक है? तो हर सीज़न के मुताबिक ही उगाना है, सीज़न के मुताबिक ही खाना है, तो ही ऑर्गेनिक करना पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर ये कीड़े आएँगे और केमिकल डालना पड़ता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हम वैसे ही उगाएँ जो सीज़न के मुताबिक हो। ये करने के जी। बाद दूसरा जो करना है हमको, जो हम जो ऑर्गेनिक में बिना केमिकल वाले में हम जो स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च, तीखी मिर्च का स्प्रे करते हैं, या हुँ, नीम का स्प्रे करते हैं। इस तरह के आप कई, जैसे अपनी जो घर के छाछ होती है, लस्सी जो होती है, लस्सी। पतली लस्सी जिसको पानी पानी मिला के, तो इस तरह की चीज़ें हम डाल सकते हैं, गौमूत्र डाल सकते हैं। लेकिन इनका असर जो है वो केमिकल वाले पेस्टिसाइड की तरह नहीं होता। हुँ, इनका असर जो है वो प्रिवेंटिव है, मतलब ये कि वो कीड़ों को आने से रोकता है, सही कीड़ों है। कीड़ों को मारता नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इनका हमको इस्तेमाल रेगुलरली करना है, चाहे कीड़े हों या ना हो। तो हुँ, अगर आपके आस-पास नीम का पेड़ है तो नीम का पानी बना लिया और नीम का पानी छिड़क दिया, और उसको हर हफ्ते 10 दिन छिड़कना है। अगर आपके घर में छाछ बच गई है, वेस्ट हो रही है थोड़ी-सी, तो उसमें पानी मिला के वो छिड़कना है हर हफ्ते 10 दिन से। तो अगर हम ये रेगुलरली स्प्रे करेंगे प्रिवेंटिवली, जिसको जैसे हमारे इंडियन मेडिसिन में भी प्रिवेंटिव केयर होता है ना, एक एलोपैथी हो गई और एक प्रिवेंटिव केयर हो गया। तो जो प्रिवेंटिव केयर है वो करना है हमने, कि भाई सही है। जो, क्योंकि ये जो हम चीज़ें यूज़ करें इनका कुछ ज़हरी तो है नहीं, ना नीम ज़हरीला है हमारे लिए, ना ना छाछ ज़हरीली है, ना हरी मिर्च या लहसुन ज़हरीला है। तो इनको आप स्प्रे करोगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, ना पौधों को कोई नुकसान है। तो जी इसीलिए सर। इसके लिए कीड़ों को आने की वेट नहीं करनी है, रेगुलरली स्प्रे करना है। तो ठीक तो है। ये तो और ये 2 चीज़ें करेंगे तो लगभग 70, 80, 90% चांस ये है कि कीड़े आपके नहीं आएँगे गार्डन में। सही है। फिर कभी-कभी आए भी तो तीसरा प्रिंसिपल ये है कि ऑर्गेनिक खेती में हमको ये एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हमको 70% सक्सेस मिलेगी।
मतलब कि अगर आपने 10 चीजें लगाई हैं तो 7 चीजें अच्छे से होंगी और 3 चीजें शायद अच्छे से नहीं होंगी, क्योंकि हर साल मौसम अलग होता है। कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी तो आजकल मौसम भी बहुत बदलने लगा है। तो बिल्कुल सर। ये होना ही होना है कि हर पौधे के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी। तो अगर हमको एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि हम पहली बात तो सीजन का उगाएं, दूसरा ये कि इसको प्रिवेंटिवली स्प्रे करें, और तीसरा ये कि ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हर चीज परफेक्टली होगी। ऐसा हो सकता है कि एक या तो 2 पौधे ना हो, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि भाई ये फेल हो गया, 8 चीजें अच्छे से हो गई। तो सही कहा है। ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी सर। सर एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि जो मिक्सचर आपने बताया सॉइल का, जी। उसका रेशो क्या है? जो आपने उसमें जिप्सम डालना है, सैंड हाँ, डालना है, कोकोपीट बिल्कुल, डालना है और बिल्कुल, मिट्टी डालनी है, कंपोस्ट डालना है। ये 5 बिल्कुल, चीजें आपने बताई। ठीक तो है। इसका रेशो ऐसा का भी कुछ होता है? रेशियो बिल्कुल होता है, और लेकिन रेशियो आपकी अपनी जगह की मिट्टी और आपके आसपास क्या सामान अवेलेबल है उसके हिसाब से होता है। लेकिन लगभग लगभग करीब 40 से 50% मिट्टी होती है, मिट्टी और सैंड। इस मिट्टी सैंड का समझ लो 40% मिट्टी हो गई, 10% सैंड हो गई, और करीब 30 से 40% और कंपोस्ट होगा, और लास्ट का जो 10-20% बचता है उसमें कोकोपीट आ सकता है, जिप्सम आ सकता है, नीम खली आ सकती है। यानी कि ये कि मैक्सिमम चीज है सैंड, मिट्टी और कंपोस्ट, और करीब 10 से 20% है नीम खली, जिप्सम और कोकोपीट। ठीक है। तो सर एक एक और क्वेश्चन था, जो आपने वो बॉक्स बनाया, जी तो किचन गार्डनिंग का कोई ऐसा कोई रूल होता है कि बॉक्स की हाइट कैसे डिसाइड होती है? कि सब्जी पे डिपेंड होता है कि जस्ट एक जेनरिक होता है? ये भी अच्छा सवाल है। जनरली जो हम घरों में सब्जियां उगाएंगे, जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, पालक, धनिया, मेथी, गाजर, अ, चुकंदर, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सबको कम से कम 8 इंच की गहराई चाहिए मिट्टी की, 8 इंच। हम्म। और अगर 12 इंच हो तो बेटर है। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे कि लौकी है, कद्दू है, जिनके जिनकी साइज बड़ी होती है, जो पौधे बड़े होते हैं, जिनके फल बहुत बड़े होते हैं, उनको हम्म। गहरी मिट्टी चाहिए। उनको करीब 18 इंच यानी कि 1.5 फुट गहराई की मिट्टी चाहिए। तो ठीक है जी। 1.5 फुट या उससे ज्यादा। तो लेकिन लगभग 80% सब्जियां जो हम खाते हैं वो 8 से 12 इंच मिट्टी के अंदर आराम से हो सकती। हम्म, ठीक है जी सर। और एक एक सवाल और आया सर कि हम इन्होंने क्या कहा कि वेल लगा लेते थे ये, दो जी चार साल पहले इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया। मेरे ऊपर चला गया क्वेश्चन, क्योंकि और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। जी तो इनके फूल बन जाते थे और फूल जी झड़ जाते थे, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी अच्छा सवाल है। जो जो बेल है, मैं समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई जो जो हम खीरा वाला परिवार है उसकी होगी, जैसे तोरी होगी या हाँ, खीरा तोरियां होगा, तोरियां ही बोला उन्होंने। हाँ हाँ, तोरी, जैसे तोरी है। तो इसमें हमको ये समझना है कि ये जो बेल वाली सब्जियां हैं, इनमें 2 तरह के फूल आते हैं, हम्म। मेल मेल और फीमेल। तो इसमें जो करीब हर हर 4 मेल फूल के लिए एक ही फीमेल फूल आता है। ठीक जी। है। और जो मेल फ्लावर्स हैं उसमें फल नहीं बैठता है, वो तो झड़ने ही झड़ने हैं, उनका काम ही झड़ना है। जी जी। वो खाली पॉलिनेशन के लिए। तो हमको लगता है कि अरे इतने फूल आए ओ, लेकिन उसमें फल लगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये समझनी है कि हर फूल में फल नहीं लगना है। ठीक है। सही है। सिर्फ अगर 5 फूल लगे हैं तो उसमें से एक में ही फल लगेगा, क्योंकि हम्म। बाकी 4 फूल जो हैं वो तो मेल होंगे, मेल में फल नहीं लगता, सिर्फ जी फीमेल जी। फ्लावर में फल बैठता है। तो अगर वो बेल जो चल रही होती है तो उसमें उसका पैटर्न होता है, हर एक बेल का अलग होता है हल्का सा। लेकिन जैसे एक फूल आएगा मेल, दूसरा मेल आएगा, तीसरा भी मेल आएगा, फिर चौथा जो आएगा वो फीमेल आएगा, फिर वापस एक मेल आएगा, 2 मेल आएगा, 3 मेल आएगा, फिर चौथा फीमेल आएगा। इस तरह से पैटर्न में आते हैं। तो हमको लगता है कि अरे ये फूल गिरे जा रहे हैं, इसमें फल नहीं बैठ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मेल फ्लावर्स है, उनमें फल नहीं बैठ रहा है। दूसरा कारण ये होता है कि जो फीमेल फ्लावर अगर गिर रहा है तो जनरली वो इसलिए गिरता है क्योंकि उसको प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऐसी जगह पे उगा रहे हैं जहाँ पे मधुमक्खियां नहीं आ सकती, मान लो बहुत ऊंचाई पे है, तो मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसके काफी सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे कि भाई इसका मैनुअली आप कैसे पॉलिनेशन कर सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है, जो मेल फ्लावर आ रहे हैं जिसमें ऐसे भी फल नहीं आना है, उसको तोड़ना है पौधे से, और तोड़ के हमारे हाथों से उसको फीमेल फ्लावर के ऊपर उसको टच करना है ताकि उसका पॉलिनेशन हो जाए और इससे फल बैठ जाए। ये खास करके शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में मधुमक्खियां नहीं मिलती इतनी। तो इसीलिए जो पॉलिनेशन है, ये जो सारी जो ये बेल वाली फैमिली है, इसमें पॉलिनेशन नहीं होता, इसीलिए ये फिर इसमें फल नहीं बैठता। तो ये 2 ही कारण है। एक तो पहली बात समझना है कि हर फूल में फल नहीं बैठेगा। दूसरा ये कि अगर लगता है कि फीमेल फ्लावर में भी फल नहीं बैठ रहा है तो उसको पॉलिनेशन करना है मैन्युअली।
जी सर, ये काफी टेक्निकल पार्ट रहा मेरे हिसाब से। हम्म। पर ये समझ लेना कि इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि हमारे लिए पॉलिनेटर्स बहुत जरूरी हैं, जिनकी बिल्कुल। गिनती आजकल पोल्यूशन के कारण और क्लाइमेट चेंज और रेडिएशन के कारण दिन ब दिन कम हो रही है, उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। और क्योंकि ये लोग जो मधुमक्खियां हैं, दूसरी मक्खियां हैं, और हम लोग तो एक ही मक्खी को समझते हैं पॉलिनेटर से, हजारों ऐसी चीजें हैं जो पॉलिनेशन में काम करती हैं। इन सभी को बचाना, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो हम्म। सर आप आगे मैं रेडी बढ़ाएं हूँ। बातचीत मैं को रेडी लेकर। हूँ। मैं रेडी हूँ। मेरा प्रेजेंट, मैं फोटो प्लीज दिखाना प्लीज, चाहूँ। हाँ, बाद में प्रश्न पूछूंगा बाकी में। जी। अ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सर। ओके। तो मैं इसमें से पहले 2-3 स्लाइड को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमने बातचीत ऑलरेडी कर ली है। जी बिल्कुल। तो जैसे अब ये कुछ फार्म्स हैं दिल्ली के आसपास जहाँ पर हमने उगाना शुरू किया है। ये जो हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं, इसको हम रेस्ड बेड फार्मिंग का सिस्टम बोलते हैं। तो आपकी थोड़ी आवाज अब धीमी हो गई है कुछ। अच्छा मैं फिर से, अब ठीक है? हाँ, बेटर है सर। तो इसको हम रेस्ड बेड फार्मिंग बोलते हैं, यानी कि हम टिपिकली जो हम खेतों में उगाते हैं, हम क्यारियों में उगाते हैं, जिसमें हम पानी को भर देते हैं नाले से, और फिर उसमें सब्जियां उगती है। उससे क्या होता है कि पानी अच्छे से नहीं मिलता पौधों को जैसे चाहिए उनको। पौधों को हवा और पानी, नमी, दोनों का प्रमाण बराबर चाहिए। तो जब हम उसको फ्लड इरिगेशन करते हैं, जब उसमें क्यारी में पानी भर देते हैं, तो उसमें हवा बिल्कुल नहीं रहती, तो इसलिए वो सांस नहीं ले पाते, उससे काफी बीमारियां भी आती है और कीड़े भी आते हैं। तो ये जो सिस्टम है रेस्ड बेड का, जिसमें हम मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, एक तरह का गद्दा बना दिया है हमने, ताकि मिट्टी ऊंची हो जाए, और पौधा वो बेड में लगाया जाता है ताकि कभी भी ज्यादा पानी हो तो साइड से बाहर निकल जाए, और उसके अंदर हमेशा हवा का प्रमाण रहता है। तो ये एक सिस्टम फॉलो करना बड़ा फायदेमंद है, कि इसमें हम रेस्ड बेड करें जब जब भी हम जमीन पे उगा रहे हो। जमीन पे तो हम, जो मैंने बताया था, जो पॉटिंग मिक्सचर है, वो यूज नहीं करते हैं। जमीन पे मिट्टी को मुलायम रखने के लिए हम रेस्ड बेड करते हैं, ताकि एक तो उस पर चलना बंद कर दें, और दूसरी बात ये कि जब भी पानी ज्यादा हो जाए तो पानी साइड से निकल जाए। ये कुछ और है शहरों के अंदर जो हमने उगा, जगह किसी के आंगन में उगाए हैं। तो शहरों में एक दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत आती है, वो है कई तरह के और जानवरों की जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि गिलहरी है, बंदर है, मोर है, और पक्षी हैं। तो इसीलिए हम इस तरह का, जो ये बॉटम राइट में फोटो है, इस तरह के हुप बनाते हैं, फिर इसके ऊपर एक नेट लगाते हैं, ताकि इसके अंदर जो जो ये जानवर या पक्षी हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचा सके। जी इस हुप का दूसरा फायदा ये भी होता है कि जब जब मौसम बड़ा कड़ा होता है, या तो बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है, जब पाला गिरता है या बारिश में बहुत बारिश गिरती है, तो इसके ऊपर हम एक शेड नेट लगाते हैं। सफेद रंग की एक नेट आती है, जैसे कि नर्सरी में होती है हरे रंग की नेट, वैसे एक नेट आती है। उस नेट से ये धूप से भी पौधे बचते हैं, बहुत बारिश से भी बचते हैं, और पाले से भी बचते हैं। तो ये इस तरह का, ये चीजें जो है पौधों को बचाने के लिए करना जरूरी है जब हम अपने घरों में उगाते हैं। इधर भी आपने नोटिस किया होगा कि इसमें मैंने रेस्ड बेड यूज कर रखे हैं। जहां पर भी हाँ आप जी। देखोगे, हमेशा जो मिट्टी है उसको ऊंचा, जो चलने की जगह है वो नीची है, जो उगाने की जगह है वो ऊंची है। इससे क्या होता है कि पौधों को बराबर एनवायरनमेंट मिलता है, नमी का और हवा का, जिससे वो अच्छे से उग पाते हैं। जो ये फोटो दिखा रहा हूँ मैं भी, जिसमें टॉप लेफ्ट में, जो दूसरी बात हमको खास ध्यान रखनी है कि हम जिस तरह से खेतों में उगाते हैं, उस तरह से डिजाइन नहीं करना है, उस तरह से डिजाइन नहीं करना है गार्डन को। क्योंकि जब हम घरों में उगा रहे हैं, आंगन में या छतों में, तो जगह कम है, तो उसका डिजाइन प्रिंसिपल अलग होता है, ना कि हमको यहाँ पर कोई ट्रैक्टर चलाना है या बैल चलाना है। तो सही है। इसकी डिजाइन खेतों की तरह करने की जरूरत नहीं है। इसकी डिजाइन जैसे आप टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये इसको हम की होल पैटर्न्स बोलते हैं। इससे क्या होता है कि मिनिमम जगह चलने के लिए रहती है, करीब 20 से 25% जगह चलने के लिए रहती है, और करीब 75% जगह में आप सब्जी उगा पाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्पेस का जो यूजेज है वो बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल आपकी, सही। क्योंकि जो जो ये फिर जो क्यारी बनी हुई है, उसके अंदर आप एक एक इंच को यूज कर सकते हो कुछ उगाने के लिए, उसमें आपको खाली जगह छोड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ऐसे दिखने में लगता होगा कि शायद अरे नहीं, वो खेतों वाला ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है उससे, क्योंकि लगभग डेढ़ा एफिशिएंट है। क्योंकि इसमें जो क्यारी है उसके अंदर फिर आपको जगह छोड़नी नहीं पड़ती खाली कहीं भी, आपकी हर एक जगह मिट्टी जो है वहां पर आप उगा सकते हो। तो ये डिजाइनिंग पे खास ध्यान देना जरूरी है जब हम अर्बन एग्रीकल्चर करते हैं तब, क्योंकि हमको स्पेस कम है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है।
ये जो अगले कुछ फोटोज हैं, अब मैं ये छतों के दिखा रहा हूँ। अगेन डिजाइन हाँ प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं। ये जो जो लेफ्ट वाला फोटो है उसमें वो नेट दिखाई दे रही है सफेद रंग की, जो ऊपर लगा रखी है, ताकि पौधों को हम गर्मी से, बारिश से और पाले से बचा सके सर्दियों में। ये सिर्फ सर नेट जो है ये सर्दियों में ही लगाना होता है? नहीं, इसका मेन पर्पस तो गर्मी के लिए है। जो क्योंकि अच्छा। जब गर्मी बहुत, जब 40 डिग्री के ऊपर हो जाता है तो जी जी। पौधे फिर उसको झेल नहीं पाते गर्मी को। तो ये नेट से जो है धूप का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, अंदर का टेम्परेचर करीब 5 से 10 डिग्री कम रहता है, तो उससे पौधे बच पाते हैं और अच्छे से फल फूल पाते हैं। और सर इसका आप अगर ये सीधा सा एक मेथड बता सके भाई, ये मंथ्स में नेट लगाना है और बाकी मंथ्स में नेट को उठा देना है? क्योंकि पहले इनिशियली मेरे को अगर ये लगा था कि आप सिर्फ चिड़ियाओं और उनसे बचाने के लिए हम्म, ये लगाना शुरू कर रहे हैं, पर अब आपने ये मंथ्स का बताया कि सीजन हम्म, के 40 हम्म, डिग्री के ऊपर और किस टेम्परेचर से नीचे उसको बचाना है, पाले में किस किस मंथ्स में? बिल्कुल। तो ये आपको, आप जहाँ रहते हो उसके हिसाब से थोड़ा समझना होगा। जी। लेकिन दो 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 बातें समझनी है। एक तो जो नेट है वो भी दो तरह की नेट है। जो मैंने पहले पक्षियों के लिए कही थी उसको बर्ड नेट बोलते हैं। उसके छेद बड़े होते हैं, करीब 1 इंच के साइज के होते हैं, ओ ताकि उसमें ओके। से बर्ड ना जा सके। तो वो अलग नेट होती है। और ये जो लगी हुई है नेट, इसको शेड नेट बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली पौधों को धूप, बारिश और पाले से बचाने के लिए है। ठीक है जी। तो इसमें इसमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसमें जो साइड में जो दीवारें हैं, जो लेफ्ट में फोटो है उसमें, वो साइड में जो वर्टिकल जो पार्ट है जो खाली दिख रहा है, जी वहां पर बर्ड नेट लगी हुई है। जी। क्योंकि वहां से हमको अंदर बर्ड्स आने नहीं देने, और ऊपर जो है शेड नेट लगी हुई है। तो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको समझना होगा कि मुझे अभी क्या लगाना है। कोई स्पेसिफिक सीजन है जब मोर ज्यादा आके नुकसान करते हैं, या कोई गिलहरी ज्यादा, या तो कोई पौधा है जिसको ज्यादा नुकसान करती है, तो उस हिसाब से उसको वैसे प्रोटेक्शन देना है। और जो आपने मौसम का कहा, वो मेन मौसम ये है जो मैं दिल्ली के हिसाब से समझता हूँ। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने सबसे गर्मी वाले होते हैं, तो इनमें तो ये नेट का बड़ा फायदा होता है। ठीक है। अगस्त अगस्त के महीने में भी फायदा होता है, क्योंकि तब बारिश बहुत गिरती है। तो जब हाँ जी। बारिश का जब बहुत इम्पैक्ट होता है पौधों पे, तो वो भी पौधों को बहुत पसंद नहीं है। तो इसीलिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये खास 4 महीने तो बहुत जरूरी है। उसके अलावा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी समय पाला गिरता है, आप कहाँ पर हो उसके हिसाब से। तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाले से बचाने के लिए, फ्रॉस्ट से बचाने के लिए। सही है जी। और जो बीच के महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, वो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, तो उनमें अगर हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता है। जी 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 सर। तो साइड वाला जो है उससे पॉलिनेटर्स जो हैं बर्ड नेस्ट के थ्रू जा सकते हैं बिल्कुल पॉलिनेटर। बिल्कुल पर बिल्कुल, ऊपर इसीलिए। वाला जो है वो शेड नेट है। और हाँ, उसमें से हम सर ये 50% और 75% ऐसा भी कुछ होता है इसका बिल्कुल शेड नेट बिल्कुल, का? आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ये जो नेट हमने लगा रखी है, ये 50% नेट है। इसका मतलब जी। ये है कि 50% धूप रुक जाएगी इसकी। अगर अगर वो 70% नेट होगी तो मतलब 70% धूप रुक जाएगी। अगर 90% नेट होगी तो 90% लाइट रुक जाएगी। तो तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए हम लोग दिल्ली और पंजाब रीजन में? हम लोग 35 से 50% वाली नेट यूज करते हैं, क्योंकि सब्जियों को धूप चाहिए। तो हम पूरी ठीक है। धूप नहीं रोक सकते, तो हमको सिर्फ 35 से 50% धूप ही रोकनी है। जी तो सही कहा। इसीलिए तो जो नेट की डेंसिटी हम यूज करते हैं वो है 35 to 50%। और खास ठीक। करके हम ये व्हाइट वाली यूज करते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट का जो डिफ्यूजन होता है वो थोड़ा अलग होता है, जो सब्जियों के लिए खास बेनिफिशियल होता है। कई जगह आप देखोगे तो ग्रीन नेट होती है, ग्रीन नेट ग्रीन भी नेट सेम, है। लेकिन ग्रीन नेट जहाँ पर हरी पत्तियां उगानी होगा, आपको खाली पालक, धनिया, लेटस, ऐसी हरी पत्तियां उगानी है, तो ग्रीन नेट बेस्ट है। लेकिन वाइट नेट जो है वो ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसमें आप ब्रॉड रेंज ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हो, हरे पत्तियां भी उगा सकते हो, सब्जियां भी उगा सकते हो, फूल भी उगा सकते हो। तो ये वाइट नेट जो है ये सब्जियों के लिए खास बेनिफिशियल रहती है। ग्रेट जी, ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ता हूँ मैं। जी सर। तो ये इसी तरह अगेन और तरह के ये जैसे बनाए हैं, तो इसमें हमने बैम्बू से बनाए हैं। ये जो टॉप लेफ्ट वाला फोटो है उसमें दिखाई देगा कि नीचे वो ड्रेन मैट लगे हुए हैं, ड्रेन जो ब्लैक कलर के, हाँ और जी। उसके ऊपर बक्स को रखा हुआ है, ताकि जो पानी है नीचे से बाहर निकल जाए। इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत तरह के पौधे उग रहे हैं। राइट वाले में टमाटर है, लेफ्ट वाले में गोभी हो रही है, पालक, धनिया, बथुआ, और पीछे बैकग्राउंड में लेटस है, मूली है, गाजर है। तो हर तरह की सब्जी आप उगा सकते हो। और ये बक्सों की आप गहराई भी देखोगे तो करीब 8 इंच है या 12 इंच है। और ये बैम्बू से बने हुए हैं सारे जी बक्से? जी बिल्कुल। और इसमें भी वो सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ है, आपको किनारों पे दिख रहा होगा हल्का हल्का। सफ़ेद जो मैंने दिखाया था वीड क्लॉथ, वो भी इसमें ठीक है लगा जी। हुआ है। हाँ वो हाँ तो हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जो पॉटिंग मिक्स जो है वो उसके अंदर पहले कपड़ा लगा है, और फिर उसके अंदर
मिट्टी भरी गई है। ये बैम्बू बॉक्स जो है इसका बेस नहीं है, नीचे कोई नीचे नीचे फट्टा नहीं है, नीचे सिर्फ कपड़ा ही है। कपड़े कपड़े अच्छा, से, हाँ कपड़े तो से मिट्टी नीचे को, वो सीधा स्ट्रेन मैट पे, ड्रेन मैट पे टच कर रहा है कपड़ा। बिल्कुल हाँ, और कपड़े के अंदर फिर मिट्टी भरी गई है। ओ हम्म, बढ़िया है। तो हम्म। दूसरे बॉक्सेस भी ऐसे ही थे सर, जो अपने वो कार्डबोर्ड से बनाए थे, हाँ पीवीसी? उसमें हाँ उसमें भी ऐसे था, उसमें भी आपने देखा होगा वीडियो में मैंने दिखाया था, नीचे कुछ नहीं था, नीचे सीधा कपड़ा ही था। सीधा कपड़ा ही होता है बेस पे? जी ओके जी ठीक जी। है सर, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन ये जो बैम्बू वाले जो हैं, जो ये जो राइट वाला जो टमाटर वाला फोटो है, उसमें नीचे हमने जाली लगा रखी है, क्योंकि वो पैरों वाले बॉक्स हैं, वो ड्रेन मैट पे नहीं है। जो राइट में टमाटर है, वो हम्म, वो एक वो एक तरह का बॉक्स है जिसमें 4 पैर लगे हुए हैं, 4 लेग्स, और ऊंचा उठाया हुआ है, और नीचे समझ गया। लोहे की जाली लगी हुई है, तो उसके अंदर बेस है, और उसके अंदर फिर, लेकिन कपड़ा सिमिलर उसके अंदर, बात होगी वो, लेकिन फिर भी सिमिलर। उसमें भी कपड़ा है, लेकिन उसमें ड्रेन ट्रे नहीं है। सो सर, जनरली क्या होता है कि लोग जैसे गमलों में करते हैं तो एक छोटा सा छेद रहता है, पर इसमें जी, हमने सारा जो बेस है सारा ही खाली रखा है कि पानी बिल्कुल को ड्रेन जाने करना देना है। है। सो बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे इससे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि पानी किस मात्रा में ऐसे देना चाहिए कि हम्म। हम चाहते हैं पानी अंदर टिके ही ना, कैसा मतलब ये क्या हो क्या रहा है यहाँ? पानी जो टिके वो इतना ही टिके कि जो उसकी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे। अगर उससे पानी ज्यादा खड़ा ना रहे, नमी पानी, रहे, पानी को नमी देनी है, बिल्कुल मिट्टी को नमी पौ- देनी है, पानी नहीं देना। बिल्कुल पौधों को जो ऐसा है है। नमी ही चाहिए, पौधों को पानी नहीं चाहिए, पौधों को नमी ही चाहिए, पौधों को नमी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, इनको दो ही चीज चाहिए, नमी और हम्म, ऑक्सीजन। ना उनको पानी चाहिए, ना उनको और कुछ चाहिए, उनको उनको एग्जैक्टली नमी ही चाहिए, मॉइस्ट, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर, वाटर वाटर नहीं चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जी सर। इससे पहले कि सर आप आगे बढ़े, एक सवाल मेरी तरफ से कि इस मिट्टी में जब पौधे लगा दे तो गुडाई चाहिए करनी, कुछ स्पेसिंग होती है, कैसे रहता है? ये बहुत कॉम्पैक्ट लगे हुए एक दूसरे के काफी करीब हैं, यहाँ जी गुडाई जी। करने की जरूरत तो नहीं रहती होगी? नहीं, दिस इज द सेकंड रीजन, जो ये पॉटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, जो मैंने बताया जिसका रेशियो, वो इसलिए रखते हैं ताकि इसमें गुड़ाई की जरूरत ही ना रहे। अच्छा। ये मिट्टी इतनी मुलायम रहती है, क्योंकि गुड़ाई हम करते क्यों है, गुड़ाई इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी में हवा रहे, क्योंकि पौधों जी, को हवा भी चाहिए। लेकिन जब ये मिट्टी बाय नेचर ही इतनी मुलायम रहेगी, तो उसमें गुड़ाई की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें हवा रहती है हमेशा। सही सही, ये बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बताई बात आपने सर। आगे चलें सर। हाँ जी। और ये जो अभी जो फोटो हैं, ये अभी खास करके इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास ये कोरोना है और हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हम कई तरह के रिसाइकल्ड कंटेनर यूज कर सकते हैं। हमारे घर में कोई पानी की टंकी हो, बाल्टी हो, कोई खाली गमले हो, कोई क्रेट पड़े हो, कोई भी हम्म। बर्तन हो, कोई बक्सा हो जो टूट गया हो, उसको आप यूज करके उसमें आप सिंपल सा कुछ नीचे कपड़ा लगा के या कार्डबोर्ड लगा के मिट्टी भर के आप उगाना शुरू कर सकते हैं। तो वैसे ही ये नीचे ड्रेन का वैसे ही रखना है, मतलब इसमें जो भी? इसमें ड्रेन की जरूरत नहीं है, ड्रेन ट्रे की, क्योंकि ये छोटे कंटेनर है ना। हाँ तो जी। छोटे कंटेनर है, तो क्या इसमें से ऐसे भी नीचे से पानी साइड से निकल जाएगा। जब बड़ी क्यारियां बनाते हैं, तब ड्रेन ट्रे की जरूरत पड़ती है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ तो जी सर। जैसे आपने ये बैम्बू की बास्केट देखी नीचे वाले फोटो में, इसमें भी नीचे कोई ट्रे की जरूरत नहीं है। हालांकि कई लोग लगाते हैं ताकि उनको चाहिए कि भाई नीचे हमारा फर्श खराब ना हो, इसलिए वो लगाते हैं, लेकिन सीपेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रे की जरूरत नहीं है। हम्म, बहुत बहुत बढ़िया मॉडल है सर, ये हाँ, गमलों में भी, और ये हाँ। क्रेटें हैं ये जो ये- सब्जी वाली, बीज ये वाली। हम नॉर्मली भी बनाते हैं, क्योंकि इसका खर्चा भी बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें आपको ना कोई ज्यादा सामान खरीदना, ना बैम्बू खरीदना पड़ता है, हाँ हाँ। ना ट्रे खरीदनी पड़ती है। तो इसका जो थोड़े से बजट कॉन्शियस है, उनके लिए ये रिसाइकल्ड वाला कंटेनर करना बड़ा बेनिफिशियल रहता है। मेन ध्यान यही रखना है कि 8 इंच से 12 इंच की गहराई हो, और जी, जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी सब्जी अच्छी होगी। सही है जी। ठीक है। ये अगला जो जो कुछ फोटोज हैं, ये हमारे दिल्ली में हमने जो ये कम्युनिटी एग्रीकल्चर का फार्म बना रखा है, जिसमें मैंने बताया 1200 से 2400 स्क्वायर फुट के प्लॉट बना रखे हैं। ये उसके कुछ फोटोज हैं, जहाँ पर फैमिलीज आती हैं और खुद अपनी खेती करती हैं। तो करीब 1200 स्क्वायर फुट में 3 से 4 लोगों का खाना, और 2400 स्क्वायर फुट में 5 से 6 लोगों का खाना आप उगा सकते हो, फ्रेश सब्जियां। तो जी ये हमारे फार्म की फोटोज हैं, जहाँ पर ये प्लॉट है, इसको मिनी फार्म बोलते हैं। तो आपको एक बड़े फार्म में एक छोटा सा प्लॉट दिया जाता है, जो आपका है, जिसमें आपकी चॉइस की सब्जियां लगती है। आप खुद आके ध्यान भी रख सकते हो, और जो भी सब्जी उसमें उगती है वो आपको मिल जाती है। इसको हम फार्म लेट बोलते हैं, एक तरह का मिनी फार्म है। जी। ये यूके में भी होता है, यूके में इसको हाँ अलॉटमेंट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हाँ जी। कई सारे देशों में होता है, वहाँ पे सरकार की तरफ से होता है, सरकार जगह देती है। हाँ जी, अभी लास्ट इंडिया में, ईयर ये मैंने देखे वहाँ यूके में, एक मैं पार्क में गया था और वहाँ 1 एकड़ में ऐसा एलोकेट किया था, 1 एकड़ को बिल्कुल उन्होंने
करीब बिल्कुल 10-12 बिल्कुल सेक्शंस में डिवाइड की, जिसमें बिल्कुल फैमिलीज खुद आके संडे को कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल वही ऐसे कैसे? एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर अभी सरकार नहीं कर रही है, तो हम खुद ये मिलके कर रहे हैं। जो जमीन खाली रहती है उसको लीज पे लेते हैं और उसमें उसके भाग बना के करते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई शहर है जहाँ पे जगह खाली पड़ी है, तो आप लोग 5 10 15 20 लोग मिलके खुद भी शुरू कर सकते हैं इस तरह से। जी, जस्ट सर एक क्वेश्चन आया है इधर, जी सिमरनजीत सिंह है यहाँ, जी अमृतसर के करीब तरसिक्का जगह है, वहां से ही पूछ रहे हैं कि फंगस का क्या इलाज करें, ये घर में कर रहे हैं और हाँ। इनके जो पौधे हैं इन पे फंगस लग रही है, इसका क्या इलाज हो सकता है, या फिर क्या ऐसी चीज करें जिसके कारण फंगस लग रही है, आप बताइए। फंगस का मेन कारण होता है हाई ह्यूमिडिटी या हाई मॉइस्चर। जी, फंगस जो है वो हमेशा नमी वाले वातावरण में फलती फूलती है। बिल्कुल तो सही सर। कोई आपको अगेन कभी भी कोई बीमारी आए या कीड़ा आए, तो पहले यही सोचना है कि वो कीड़ा और बीमारी कौन से वातावरण में फलती फूलती है। तो और फिर और अगर आप वो वातावरण को बदल देंगे तो वो चली जाएगी। तो अगर आपकी फंगस आ रही है तो या तो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी नमी वाला मौसम हो रखा है, और या फिर आप पानी बहुत बहुत दे रहे हैं अपने पौधे को। ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसका प्रिवेंटिव, कि भाई पहले कैसे समझना है कि भाई कि इसमें नमी ज्यादा ना हो या ह्यूमिडिटी ज्यादा ना हो। तो वो आपको आपका पौधा कहाँ है, कैसे उग रहा है, वो देखना होगा। गमले में पानी नीचे से निकल रहा है। कई बार क्या होता है, मिट्टी बराबर नहीं होती, तो पानी रुका रहता है पौधे में, गमले में, और उससे फिर नमी बनी रहती है ज्यादा देर तक, और उससे फिर पौधे में फंगल बीमारी आती है। तो इसीलिए वो मिट्टी जो मैंने बताई, पॉटिंग मिक्सचर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे काफी सारी चीजें सुधर जाती है अपने आप। दूसरी बात ये है कि मान लो फिर भी फंगल डिजीज आ गई है, तो जनरली उसको भगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप छाछ डालते हैं, खट्टी छाछ, जो लस्सी बोलते हैं हम, उसमें पानी मिला के 1 से 5 की मात्रा में, और उसको अगर आप छांटते रहेंगे हर हफ्ते 10 दिन से, तो फंगल बीमारी धीरे धीरे नहीं नहीं आएगी। जी 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 सर। बस इतना ही है। मेरे अब मैं कुछ और सवाल तो ले सकता हूँ। जी सर। सर एक क्वेश्चन आया था कि आपने बताया था कि पॉलिनेशन का जो करना है, फीमेल पॉलिनेशन और फ्लावर्स को एक दूसरे के टच करना है, जी। तो इसका सर आइडेंटिफिकेशन, हालांकि किसी ने एक ने जवाब भी दिया यहाँ पे, इसका हम्म। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि कौन सा मेल फ्लावर है जिसको हम तोड़ के उसके जी ऊपर लगा सकते हैं। जी। जो जो मेल फ्लावर होता है वो बिल्कुल फूल की तरह ही दिखता है। ठीक है, जैसे जी नॉर्मल सर। फूल होता है। जो फीमेल फ्लावर होता है, उसके पीछे वाले भाग में एक, जिसका वो जैसे मान लो तोरी का पेड़ है, तोरी की बेल है, तो एक छोटी सी तोरी दिखेगी आपको, तो आगे छोटी सी तोरी होगी, और फिर उसके आगे फूल होगा। तो हाँ आपको जी। एक तोरी दिखाई देगी। अगर मान लो लौकी की बेल है, तो लौकी दिखाई देगी छोटी सी, 1 या 2 इंच की, और उसके आगे फूल होगा। जो जो मेल फ्लावर होगा उसमें ये लौकी या तोरी दिखाई नहीं देगी, उसमें सीधा फूल ही दिखाई देगा, नॉर्मल खुला हुआ फूल। तो जी तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पैटर्न भी नजर आएगा, 1 2 3 मेल है, चौथा फीमेल है, फिर 1 2 3 मेल है, फिर चौथा फीमेल, और दिखने में काफी अलग होते हैं दोनों। तो जो बिल्कुल। तो जो ज्यादा दिख रहे हैं वो मेल होंगे, जो कम दिख रहे हैं वो फीमेल होंगे। सो एकदम से उनके एक दूसरे से मिलने के कारण हम पहचान भी जाएंगे ये सारे मेल्स हैं। तो सर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई और तरीका भी है, जैसे एक सुझाव यहाँ पे किसी ने डाला जी। कि पॉलिनेटर स्प्रिंकल भी किए जा सकते हैं, ये क्या चीज है, क्या आप जानते हैं ये अनिवार्य है कि नहीं? वही 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 स्प्रिंकल ही करना है। जब आप मेल फ्लावर को तोड़ते हैं, तो उसके अंदर पॉलन होता है ना, जी। जिससे पॉलिनेशन होगा, अच्छा, तो वो उससे निकल के उसी स्प्रेड हो जाएगा। उसी मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के ऊपर उल्टा करके टच करना है, ताकि वो जो स्प्रिंकल हो जाए उसके ऊपर पॉलिनेशन उसका। इसके हम्म। इसके काफी सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे। अगर आप खाली करेंगे पॉलिनेशन ऑफ तोरी या ऐसा कुछ, तो आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे जो दिखाते हैं, डेमो करते हैं कि भाई कैसे ये करना है। जी बट बेसिकली दोनों मेल फ्लावर को तोड़ के फीमेल फ्लावर को उल्टा करके टच करना है, ताकि वो जो पॉलन जो मेल फ्लावर में था वो फीमेल फ्लावर के ऊपर गिर जाए और उससे पॉलिनेशन हो जाए। जी, ठीक है सर। एक और अहम सवाल, सर आपने कुछ और दिखाना है इसके बाद? नहीं जी, मेरा दिखाने का हो गया। सर एक और सवाल आया है कि हम कौन सी सब्जी किस मौसम में लगाएं, ये ये कैसे जाने? ये अगेन जैसे मैंने कि कहा कि हमको सीजनली उगाना है, और सीजन हर जगह का अलग होता है। हमारे पास दिल्ली का और जनरल नॉर्थ इंडिया का एक कैलेंडर है, मेन मंथ वाइज, जनवरी फरवरी से दिसंबर तक का। अगर आप लोग हमको एक ईमेल भेजेंगे, तो हम आपको कैलेंडर भेज देंगे, जिसमें जिसमें मंथ वाइज बताया गया है कब क्या उगाना चाहिए। वो जो हमारी किताब है, ई बुक, जो हम शेयर करेंगे सबके साथ, उसके अंदर भी दिखाया गया है कि मंथ वाइज आप कौन सी सब्जी कब लगा सकते हैं। जी सर, जी सर। और सर एक बताइए कि अगर 4 बंदों के एक परिवार है, 4 जनों का एक परिवार है, तो उसके लिए कितनी स्पेस चाहिए? आई मीन इन स्क्वायर मीटर्स और स्क्वायर फुट, जो जैसे भी आप बताएं, ताकि हम्म। लोग जिनके पास छतें हैं
जैसे अपने मकान में रहते हैं, और जिनके पास फ्लैट्स हैं, उनके बारे में अब हम बाद में क्वेश्चन जरूर करेंगे। हमें कितने स्क्वायर मीटर जगह चाहिए एक 4 बंदों के परिवार के लिए? देखिए, पहली बात तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आप अपनी सारी सब्जी अपने घर में उगा लेंगे, ये अनरियलिस्टिक है, शायद जी, प्रैक्टिकल भी नहीं है। जी, लेकिन अगर आपका टारगेट 50, 60, 70% है तो आप ये उगा सकते हो, जी, बिल्कुल। और जो मेन पर्पस है हमारी छतों पे या बालकनी में सब्जी उगाने का, वो ये है कि हम फ्रेश खाएं। तो उन सब्जियों को प्रायोरिटी देते हैं जिसको हम फ्रेश खाते हैं, यानी कि पत्तियां हो गई, जो सलाद खाते हैं, जो सब्जियां कच्ची खाते हैं, या जिनको हल्का सा पका के खाते हैं। इसमें आलू, प्याज, ये सब हालांकि उगा सकते हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी नहीं मिलती, क्योंकि इनको तो ऐसे भी स्टोर करना है हमको, फ्रेश नहीं खाते इनको हम। तो इसीलिए पहली बात तो ये समझना है कि हमको फ्रेश सब्जियां उगानी है, उसको प्रायोरिटी देनी है। अब अगर हमको एक फैमिली की, 4 जन की फैमिली की 50, 60, 70% फ्रेश सब्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो करीब 600 से 1000 स्क्वायर फुट जगह पर्याप्त हो सकती है। जी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा ही करने की कोशिश करें। अगर मान लो आपके पास 100 फुट जगह ही है, हाँ, तो तो उतने इसका में ये मतलब है कि तो आप 100 फुट में करें, लेकिन ये हाँ, ना करें कि आप 100 फुट में 20 चीजें लगा दें। 100 फुट में ऐसी 4 या 5 चीजें लगाएं जो आपकी फैमिली के लिए पूरी होंगी। तो कम से कम वो चीजें आपको बाहर से ना लेनी पड़े। नहीं तो क्या होगा कि आप मान लो 100 फुट में 20 चीजें लगा देंगे, तो हर चीज इतनी इतनी आएगी कि आपकी सब्जी बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपका कितना एरिया है, उसके हिसाब से कितनी सब्जी लगानी है, वैरायटी वो डिसाइड किया जाए। तो अगर सर 100 फुट है, हाँ जी, कहिए। अगर 100 फुट है और 4 जन की फैमिली है, तो आप 100 फुट में सिर्फ 5-6 तरह की वैरायटी लगाएं, उससे ज्यादा ना लगाएं। ठीक है कपिल जी, अच्छा सुझाव। कपिल जी, एक बताइए बात, अगर हम्म। किसी ने शुरू करनी है ऐसी प्रैक्टिस, तो हम्म। सबसे पहले ऐसी 5 कौन सी सब्जियां ले? मान लीजिए हम्म। अभी करने, किसी ने ये शो देख के कोई बंदा इतना हम्म। इंस्पायर होता है कि उसने शुरू हम्म। करनी, पहले हम्म। 5 सब्जियां कौन सी ऐसे इजी हैं और इस हम्म। मौसम के हम्म। अनुकूल हैं, जो अभी हम्म। ले सकते हैं लोग और इजीली उग जाएं? जी। तो जो मैं सबसे पहले उगाने के लिए कहता हूँ वो है कुछ हरी पत्तियाँ। इसके जी, इसके कुछ कारण हैं। हरी पत्तियाँ इसलिए क्योंकि उनको उगाना पहली बात आसान है, उसमें हाँ, गलतियाँ कर नहीं सकते ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो हमको हमारी मेहनत का फल जल्दी दिखाई देता है, तो रिवार्ड होता है। उससे और इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हम और आगे करें। हाँ अगर जी, आप मान लो पहले ही आप मान लो आलू लगा दोगे या बैंगन लगा दोगे जिसको आने में 3-4 महीने लगते हैं, तो आप तब तक अपना होप या अपनी अपनी जो जो अपनी मोटिवेशन है वो शायद खो दोगे। तो जी, इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करनी है पत्तियों से। जी, दूसरी और तीसरा फायदा ये है पत्तियों का कि कम एरिया में भी पत्तियां खूब उग जाती हैं, तो एक फैमिली के लिए पर्याप्त हो सकती है। मान लो आपके पास सिर्फ 4 गमले हैं या 3 गमले ही हैं, तो भी आप अपने घर का पूरा पालक या धनिया तो उगा सकते हो। अच्छा, तो इसीलिए कम जगह में भी आप पत्तियों को पर्याप्त मात्रा में उगा सकते हो, तो जल्दी होती हैं, उगाना आसान है, और काफी मात्रा में होती हैं। तो इस मौसम में पत्तियां, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, अभी भी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो आप धनिया, पालक, उसके अलावा चौलाई, चौलाई यानी कि जो साग कहते हैं हम, लाल साग, हरा साग, वो उगा सकते हैं। तो ये सारे साग हो गए। कुल्फा साग है, और उसके अलावा कलमी साग होता है। कलमी साग मुझे पता नहीं हाँ, पंजाब में कौन है। तो कलमा ही कहते हैं जी उन्होंने। हाँ, तो ये सारे साग जो हैं, ये इनका मौसम अभी है। सर्दियों में जैसे साग होते हैं हमारे, मेथी होता है, बथुआ होता है, तो ये साग सर्दियों के, सरसों का साग होता है, ये सब सर्दी के साग हो गए। अभी गर्मी का मौसम है, मतलब अभी बीच का मौसम है, तो लेकिन अभी भी आप धनिया, पालक, लाल साग, हरा साग, कलमी साग, ये सब उगा सकते हैं। तो हाँ, इनसे शुरुआत करें, 2 या 3 से। तो ये इनका टाइम है 30 दिन का, मतलब कि 30 दिन में आपको खाना खाने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। वाह तो जी, इसीलिए इसीलिए आपको 30 दिन में रिजल्ट दिखाई देगा। उसके अलावा एक दो चीज़ और ट्राई करें। वो आपके मन के हिसाब से आप या तो कोई बीन्स ट्राई कर लें, जैसे लोबिया होता है, लोबिया की फली होती है, या फिर आप भिंडी ट्राई कर लें, या फिर आप बैंगन ट्राई कर लें, या मिर्च ट्राई कर लें। तो ऐसी कुछ टमाटर दो चार ऐसे चीज़ें। लगा लें लोग। टमाटर टमाटर अब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो टमाटर अब नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन मिर्च और बैंगन लग सकता है, भिंडी लग सकती है। और खास करके बीन्स बहुत ज़रूरी हैं। बीन्स क्या है, लेग्यूम फैमिली से हैं, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, तो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है। तो जैसे लोबिया, और उसको उनको उगाना भी इतना मुश्किल नहीं है, और वो आती भी जल्दी है, जैसे सेम फली हो गई, फिर लोबिया फली हो गई, ग्वार फली हो गई, ये सारी फलियां जो होती हैं, ये भी काफ़ी उगाने के लिए अच्छी रहती है। और तीसरा, इसके अलावा अगर आप कुछ जड़ वाली सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे जिनको जगह बहुत नहीं, जैसे अब अभी हल्दी लगा सकते हो, अरबी लगा सकते हो, तो ये 2-3, एक पत्ते पत्ते वाली फैमिली ले लीजिए, एक फल वाली फैमिली ले लीजिए, और एक जड़ वाली सब्जी ले लीजिए, जैसे कि अरबी हो गई, या हल्दी हो गई, अदरक हो गई, ये सब चीजें लगा सकते हैं। जी सर। सर, हमारे साथ सोनिया अरोड़ा जुड़े हैं।
जिन्होंने सवाल पूछा है कि जी लॉकडाउन में हमें अब बीज मिलने भी ज्यादा इजी नहीं है, जी। तो घर में ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हम कुछ ना कुछ उगा पाए? तो अभी हम जैसे बाजार से पुदीना खरीद के लाते हैं, तो पुदीना पुदीना क्या है, डंडी से या जड़ से भी उग जाता है। तो पुदीना लगा सच्ची? सकते हो। हाँ, तो पुदीना लगा सकते हो आप। जब अपना बाजार से लाया पुदीना है, उसी की डंडी या उसकी जड़ लगा दी, तो वो धीरे धीरे फैल जाएगा। दूसरी जी। चीज़ है, हमारे घर में कुछ ना कुछ बीज रहते ही हैं। धनिया का बीज रहता है, क्योंकि हम उसको मसाले की तरह यूज़ करते हैं। या फिर हमारे पास लोबिया का दाना भी रहता है। लोबिया जो, क्योंकि हम उसको एज अ सब्जी बनाते हैं उसकी, तो लोबिया लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मान लो बाजार से कोई टमाटर लाए हैं, मान लो पका हुआ टमाटर है, लाल टमाटर है, तो उसके बीज निकाल के वो भी बीज उग जाएंगे। तो मिर्च है, कोई लाल मिर्च लाए हैं बाजार से, तो लाल मिर्च का बीज निकाल के आप उगा सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आप जो बाजार से खरीद के ला रहे हैं सब्जियों के दौर पे, उसके ही बीज निकाल के आप उगा सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, टमाटर। और बाकी घर में होता है धनिया, लोबिया। अगर सर्दी का मौसम है तो सरसों सरसों के बीज भी घर में होते ही हैं। तो जी सरसों सर। का बीज आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, जो हम लगा सकते हैं। सर इसके लहसुन और अलावा प्याज भी लगाया जा सकता है ऐसे? बिल्कुल, लहसुन का तो अभी मौसम नहीं है, लेकिन प्याज लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, और हल्दी लगा सकते हैं, हल्दी और अदरक। जी, जी, जी। और हल्दी और अदरक। हाँ मनजीत कौर जी लिख रहे हैं कि मेरे पास धनिया, मेथी, पुदीना, हरी मिर्ची और सौंफ, सौंफ भी उन्होंने लगाया है ऐसे। हाँ जी, सौंफ भी लगा सकते हैं, लेकिन सौंफ जनरली सर्दी में लगाते हैं। अभी तो शायद नहीं लगेगा गर्मी के मौसम में। जी, जी सर। सर एक हाँ और बात, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था यहाँ, स्क्रॉल करना पड़ेगा नाम के लिए, पर सवाल ऐसा था कि अगर मान लीजिए उनको बीज मिल रहे हैं तो प्रेफरेंस हमारी हाइब्रिड सीड्स के ऊपर होनी चाहिए कि नॉन हाइब्रिड? अ, देखिए, अगर नॉन हाइब्रिड बीज रिलायबल मिल रहा है, यानी कि आपको पता है कि ये ताज़ा बीज है, किसी के खेत से है या किसी ने अपने घर में उगा के वो बीज दिया है, तो बिल्कुल नॉन हाइब्रिड ही बेहतर है। लेकिन अगर आपको उसका सोर्स नहीं पता है कि भाई वो बीज कितना पुराना है, कहाँ का है, उससे क्या होगा कि अगर आपके पास गलत गलत बीज आ जाएगा, तो फिर वो आप 1 महीना 2 महीना वेट करोगे, और फिर या तो नहीं उगेगा या ठीक से नहीं उगेगा, तो क्या फ़ायदा। आप अपना उत्साह जो है वो टूट जाएगा आपका। हाँ, तो हाँ, हाँ, जहाँ तक बीज की बात है, ऑफ कोर्स नॉन हाइब्रिड को प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलायबिलिटी, कि वो बीज कितना रिलायबल है, कि भाई वो उगेगा, उसकी गारंटी कितनी है। तो जितना बीज फ्रेश होगा, जितना बीज पुराना नहीं होगा, उतना अच्छा उगेगा। तो ये जानना जरूरी है कि बीज कहाँ से आ रहा है और कितना पुराना है। जी सही कहा सर। शरणजीत जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम गमले यूज कर रहे हैं तो हम्म। एक गमले में कितने सैपलिंग्स हम लगा सकते हैं या फिर कितने बीज बोए हम? क्या ये स्पेसिंग कैसा होना चाहिए उनका? ये 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 अभी समझाना बड़ा मुश्किल है, कि ये हर पौधे के लिए अलग होता है। इसके लिए जो हमारी वो किताब है, उसमें हमने ड्राइंग्स वगैरह के साथ समझाया है कि भाई कौन से बीज को, कौन से पौधे को कैसे लगाना होता है। फोटो भी दिखाए हैं, ड्राइंग भी है, जिससे आप देख के समझ पाओगे कि भाई एक गमले में ये वाला बीज है तो ये एक लगेगा, ये वाला बीज है तो ये 4 लगेंगे, ये वाला बीज है तो ये 10 लगेंगे। ये अलग अलग बीज के हिसाब से हमने पूरा टाइम टेबल दिया है, चार्ट दिया है, जिससे आप समझ पाओगे कि कौन सा बीज कितना लगाना है। सही है। क्योंकि हर और बीज का अलग होता है। सॉरी? ये हर बीज के लिए अलग होता है। अच्छा, हर बीज के लिए अलग कोई थंब रूल भी है सर के? क्या सोचने का ढंग क्या है, हाँ मतलब हाँ, कोई थंब रूल। कैसे सोच सकते हैं? थंब रूल इसमें ये है कि जिसकी हम पत्तियां खाते हैं, हम्म। पत्तियां जैसे पालक धनिया हो गया, तो जिसकी पत्तियां खाते हैं उसका बीज घना लगता है। हम्म। जिसका हम फल खाते हैं, जैसे हम्म। टमाटर बैंगन हो गया, फलियां हो गई, लोबिया वगैरह हो गया, जिसकी हम्म। जिसकी हम वो थोड़ा दूर दूर लगता है। तो जैसे मान लो अगर एक गमला है, तो उसमें टमाटर लगना था तो शायद एक या दो ही पौधे लगेंगे। लेकिन अगर पालक धनिया लगना है तो शायद 50 बीज भी लग सकते हैं उसके अंदर। वाह जी वाह। तो सर एक बात बताइए, इस सीजन में कोई बेल वगैरह लगानी हो, उसका क्या, कौन सी बेलें लगाएं? और जो आपने स्ट्रक्चर्स बताए बॉक्सेस के और ईंटों वाले बताए, बैम्बू वाले बताए, बेलों के लिए कोई खास लगाना पड़ता है उनको ऊपर चढ़ाने के लिए? जी, तो जो मैंने एक फोटो में दिखाया था, जिसमें ऊपर सफेद नेट लगी हुई थी, जी। तो उसमें जो साइड में जो नेट लगाते हैं, जिसको हम बर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, हाँ वो जी। सेम नेट को हम पौधों को चढ़ाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। जी। तो उसी में पौधे चढ़ भी जाते हैं। तो अभी तो जैसे बेलें की सब्जियां तो सारी गर्मी वाली जो हमारी होती हैं, लौकी, तोरी, कद्दू, करेले। ककड़ी, ककड़ी, खीरा, टिंडा, करेला, ये हाँ सब हाँ। होगा अभी। ये सारी बेल वाली है। उसके अलावा लोबिया फली जो होती है, वो भी बेल वाली होती है। सेम फली आती है, वो भी बेल वाली होती है। तो फलियों वाली फैमिली, और या फिर ये ककड़ी खीरा वाली फैमिली, ये सारी बेल वाली होती है। जी सर। जी सर, हमारा वैसे टाइम काफी हो चुका है।
अगर आप चाहें तो हम शो को इसी टाइम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि 6:05 हो गए, जैसे हमने सोचा था कि 1 घंटे का रखेंगे। सर, जी। अंत में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो जितने भी अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ, जी। एक तो हमें वो बुक का लिंक डेफिनेटली चाहिए, अगर लाइव स्ट्रीमिंग में आप डाल सकते हो और आपके कोई साथी इसको जुड़े हुए हैं तो उनको कह दीजिए, हाँ, या हाँ। फिर बाद में मेरे को देना, मैं आपकी जो बुक मैं है आपको होम ग्रोन सब्जी। हाँ, हाँ हाँ। जी। मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ, अभी आपको मिल जाएगी, तो आप अभी आप लाइव चैट में डाल दीजिए। जी सर, जी सर। और ठीक। हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे इकोसिक के फेसबुक पेज पे ये जो शो हुआ है अभी, ये वहाँ पे रहेगा। उसके बॉटम में कहीं पे इकोसिक की तरफ से इस पीडीएफ होम ग्रोन सब्जी जो कपिल जी की द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा बुक लिखी गई है, बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए, और सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए हैं। मैंने बहुत पहले एक बार देखा था। वो बुक का पीडीएफ वर्जन हम उसके ऊपर पोस्ट करेंगे, आप जिसको भी डाउनलोड करना हुआ डाउनलोड कर सकेंगे। और कपिल जी की जो संस्था एडिबल रूट्स, उसके जरिए आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। इनके साथ बहुत बड़ी माहिरों की टीम है, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अंत में जाने से पहले कपिल जी से 1 डेढ़ मिनट में कोई भी बात अगर आप इम्पोर्टेंट सर कहना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए। ज़रूर। मैंने आपको वो लिंक भेजी है व्हाट्सएप पे, आप चाहें तो आप उसको लाइव कर सकते हैं चैट पे। जी, मैं जो लास्ट में सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, जो हम सबको हम सब मतलब जो भी खाना खाते हैं, जो अपने मुँह से कुछ डालते हैं अपने अंदर, उनको ये समझना है, वो ये है कि हमारा खाना हमारी ज़िम्मेदारी है। ना कोई जी, सरकार आके ठीक से करेगी, ना कोई उन किसान को ये बोल सकते हैं कि भाई आपने उसमें केमिकल क्यों डाला। जहाँ जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि हमारा खाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि वो कैसे उगाया जा रहा है, कहाँ उगाया जा रहा है, कौन उगा रहा है, ये सब हमको जानना है। ये एज अ कंज्यूमर, क्योंकि जाना तो हमारे पेट में ही है, तो हमको हमारी हमारी जिम्मेदारी है ये जानना कि वो कहाँ से आ रहा है खाना और कौन उगा रहा है। जब हम इस मानसिकता से आएंगे, तो फिर हमारा खाना और हमारे परिवार का खाना अपने आप सुधर जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि सरकार कुछ करेगी या कोई और कुछ करेगा, तब तक हम एक भ्रम में रहेंगे और अपना खाना कभी सुधरेगा नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਜਿੱਦਾਂ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5-5 6-6 ਦਿਨ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਲੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ, ਟਮਾਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਐਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਤਰਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਲਫੈਂਜ਼ੋ ਅੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣਾ। 70% ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 70% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੋਸਟ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਵਰ ਅਰਥ ਲਿਵੇਬਲ ਐਂਡ ਲਵੇਬਲ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਸਬਜੀ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਿਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਨ 1 ਆਵਰ। ਮੈਨ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਇੰਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ੀ ਮੈਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਪਿਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो कपिल जी। हाँ जी। हाँ, आप यही हो? हाँ, शो बहुत बढ़िया रहा सर। जी। अभी एंड कर दिया मैंने। एक टाइम ऐसा था जब हमारे साथ सर 100 से ऊपर व्यूअर्स जुड़ गए, तो अच्छा। ऐसे बढ़ रहा था। पहले हम जब स्टार्ट ही किया तो 40 थे, और 2-3 मिनट बाद 50, और मैं अपने स्क्रीनशॉट्स ले रहा था साथ साथ में। 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90, और 90 के पास एक तुरंत एकदम जंप आया, सीधा 102-3 पे गया। तो मेरे पास 101 की क्लिक तो है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। पर जितनी सर आपने 1 घंटे में इंफॉर्मेशन दी, मेरे इमेजिनेशन में नहीं था ये। अच्छा। यू आर अ मास्टर इन योर स्ट्रीम सर। बहुत बहुत पैशन है आपके अंदर, जो लोगों को बताने का और उनको इस प्रबंध में जोड़ने का। जिस तरह से आपने वो स्लाइड शो दिखाया सर, मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो रहे थे मेरे, जो बन रहे थे क्वेश्चन, साथ साथ में आप जवाब देते जा रहे थे। तो मैंने खुद से क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं है मेरा ख्याल। सारे सवालात जो भी आए हैं, व्यूअर्स के लाइव चैट लगे हुए थे। आप शो पे जाके देखे कितने लोग, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछे, अपनी अपनी लोकेशन भेजो, तो कितने लोगों ने भेजी है, तो मैं पढ़ पाया, क्योंकि ये पहली बार ही मैंने किया। इतना व्यूअर्स लाइव शो पे जुड़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। बढ़िया है। और काफी काफी कम कम नोटिस पे हो गया, आपने कल ही अनाउंस किया था, तो इतने इतने कम टाइम में इतने लोग आ गए। सर होता क्या आजकल लोगों की जो वोलेटाइल बहुत है मेमोरी, जी जी। तो हम बिल्डअप के लिए हमेशा जब कोई बहुत इवेंट करना है, इकट्ठ करना है, तो होती बात। अब जब घर पे बैठे लोगों को तो ना 1-2-3 स्ट्राइक्स एक दिन में दे दो तो रहता है, एक्टिव मेमोरी में रह जाता है। तो मैंने फेसबुक पे डाल दिया, अपने फेसबुक से डाल दिया, इकोसिक पे डाल दिया, और व्हाट्सएप पे स्टोरी भी डाल दी। और व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट, मेरे 4000 कॉन्टेक्ट्स हैं और करीब 35-36 ग्रुप हैं जो जुड़े हुए इकोसिक के साथ, और सभी में डाल दिया। बढ़िया। तो उसका फायदा तो मिलना ही था सर। तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि अभी तक इतने व्यूज तो हो गए होंगे इसके पहले ही। अगर हम जाके अभी भी देख लें तो 17 शेयर हो चुके हैं और 116 कमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस पे। 116 कमेंट। हाँ जी, 116 कमेंट्स हो चुके हैं, 111 उस पे इंटरेक्शंस और हैं, लाइक और डिसलाइक। जो लाइक ही होता है, डिसलाइक तो होता ही नहीं इसमें। हाँ, तो इसका कितने व्यूज हुए ये कैसे देखना है, ये मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, पर पता चल जाएगा, एक दिन में आता जाएगा ये सब कुछ। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ फेसबुक पे। पर आपने सर कमाल कर दी, थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे भी आपने बड़ा मजा आया। कमाल ही कर दी सर। 1500 व्यूज हो चुके हैं अभी। 1500, वाह, हाँ, इतने दिन। व्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। हाँ, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी क्या? रिकॉर्डिंग में कर रहा था, इसको रोकना है मेरे को।